दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने OIC का नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि जब कभी भी हमारी दुनिया में मुसलमानों से रिलेटेड कोई मुद्दा उठता है, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें बाद में OIC अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिखाता है। ख़ास तौर से जब कभी भी इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर कोई मैटर होता है, इन दोनों के बीच कोई झड़प होती है या कुछ भी होता है, तो OIC का बयान ज़रूर आता है। कभी तो OIC सिर्फ निंदा करता है, तो कभी कभी इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डालता है। OIC की जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये दरअसल मुस्लिम देशों का एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को शामिल किया गया है। इस पूरे ग्रुप का जो मेन हेडक्वार्टर बनाया गया है वो दरअसल सऊदी अरबिया के शहर जिद्दा को बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रुप की बुनियाद आज से लगभग 52-53 साल पहले यानी कि सन 1969 में रखी गई थी। मगर इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली, बल्कि ये कहिए कि डरा देने वाली बात यह है कि उस दौर में दुनिया के जिन मशहूर नेताओं ने इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी, जिन नेताओं ने सबसे मेन किरदार प्ले किया था इस ग्रुप को बनाने में, उन सभी नेताओं का अंजाम कुछ अच्छा ना रहा। अगले कुछ सालों के अंदर ही इन सभी नेताओं का एक एक करके दुनिया के अलग अलग इलाकों में कत्ल तो हुआ ही, मगर ये कत्ल जिस तरह से हुआ था वो यकीनी तौर पर डरा देने वाला था। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर OIC बना कैसे था और आखिर इसको बनाया क्यों गया था। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है अगस्त सन 1969 की, कि जब एक दिन अचानक से मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी गई। इस आग लगने की वजह से न सिर्फ मस्जिद अक्सा में मौजूद एक 800 साल पुराना मिंबर जलकर खाक हो गया, बल्कि इस आग की लपटें मस्जिद अक्सा की छत तक पहुंच गईं। नतीजा ये हुआ कि इस आग के लगने की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलिस्तीनी मुसलमानों की तरफ से जहां एक तरफ इस आग का कसूरवार इजराइल के कट्टर यहूदियों को माना गया, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह हरकत यहूदियों की नहीं बल्कि एक ऐसे ईसाई इंसान की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया देश से आया था। इतना ही नहीं, इजरायली गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि वो जो ईसाई इंसान था भी ऑस्ट्रेलिया का, वो दरअसल दिमागी तौर पर कमज़ोर था और उसने अपनी बीमारी की वजह से ही ऐसी हरकत की थी। मगर दोस्तों, कसूरवार चाहे जो भी रहा हो, मगर इस मैटर से पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा धक्का लगा था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर फ़िलिस्तीन के जो एक मुफ्ती आज़म थे जिनका नाम अमीर अल हुसैनी हुआ करता था, उन्होंने फ़ौरन भरपूर एहतजाज किया और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर से ये अपील करना शुरू की कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा, हमको एक स्टैंड लेना होगा और ये दिखाना होगा कि हम लोग इस मैटर को लेकर एक साथ हैं। मुफ्ती आज़म फ़िलिस्तीन की पुकार पर सबसे पहले मराकेश और सऊदी अरबिया जैसे देश आगे निकल कर आए। इन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद 25 सितंबर 1969 के दिन सारे मुस्लिम देशों के बीच एक मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग दरअसल मोरक्को देश में हुई थी और इस मीटिंग में दुनिया के 24 मुस्लिम देशों के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए थे। ये मीटिंग काफ़ी कामयाब रही, इसीलिए इसके बाद एक एक करके दुनिया के दूसरे अलग अलग मुस्लिम देशों के अलग अलग शहरों में इस तरह की और भी मीटिंग्स होने लगीं, जिनमें दुनिया के और भी मुस्लिम देशों के बड़े बड़े लीडर्स शामिल होने लगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब OIC नाम का वो ग्रुप के जिसकी बुनियाद रखने के चर्चे पहली मीटिंग में ही शुरू किए गए थे, उस ग्रुप की भी बुनियाद रख दी गई। आपको बताता चलूं कि OIC की बुनियाद रखने में दुनिया के जिन मशहूर नेताओं ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था, यानी सबसे ज़्यादा कोशिशें की थीं, उनमें सबसे ऊपर नाम तो सऊदी अरबिया के किंग शाह फैसल का था, उसके बाद पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी का था, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान का था, फ़िलिस्तीन के यासिर अरफ़ात के साथ साथ और भी दुनिया के कुछ नेता इस मामले में आगे आगे नज़र आ रहे थे। इन सब लोगों ने मिलकर उस दौर में जब इस OIC नाम के ग्रुप को बनाया था, तो इन लोगों का मकसद पूरी मुस्लिम दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा करना था। इन लोगों ने ये माना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भले ही सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म हो जाने के बाद हमारी पूरी मुस्लिम दुनिया अलग अलग टुकड़ों में टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक हो सकते हैं, और वो भी इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। यानी जब भी किसी मुस्लिम देश को राजनीतिक तौर पर, माली तौर पर या फिर किसी और तौर पर भी दूसरे मुस्लिम देश की ज़रूरत होगी, तो बाकी सारे ही मुस्लिम देश मिलकर उस अकेले देश की मदद करेंगे। और ख़ास तौर से फ्यूचर में इस ग्रुप का फोकस होगा फ़िलिस्तीन के मैटर को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत की जा सके और उसको महफूज बनाया जा सके।
मगर दोस्तों अब आप लोग चाहें इसको इत्तेफाक समझिए या कुछ और समझिए, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जितने भी लोगों ने इस ग्रुप को बनाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था, यानी इस ग्रुप को बनाने वाले जो मेन चेहरे थे, उन लोगों का अंजाम बड़ा ही दर्दनाक हुआ। और इस चीज़ का सबसे पहला शिकार हुए थे सऊदी के किंग शाह फैसल। शाह फैसल OIC ग्रुप को बनाने वाले सबसे मेन इंसान तो थे ही, और साथ ही साथ ये उस दौर में दुनिया के एक ताकतवर और चमकते हुए नेता भी बन चुके थे, क्योंकि ये न सिर्फ सऊदी अरबिया में बड़ी तेज़ी के साथ एडवांसमेंट और जिद्दत लेकर आ रहे थे, बल्कि तेल की वजह से अब सऊदी अरबिया दुनिया की उभरती हुई ताकत भी बन चुका था। सन 1975 में एक दिन सऊदी अरबिया में कुवैत देश की तरफ से रॉयल फैमिली का एक बड़ा ग्रुप शाह फैसल से मिलने के लिए आया। शाह फैसल जब उन मेहमानों से मुलाकात कर रहे थे तो उन मेहमानों में शाह फैसल के ही सौतेले भाई यानी कि मुसैद बिन अब्दुल अजीज़ का बेटा फैसल बिन मुसैद भी मौजूद था। शाह फैसल ने अपने उस भतीजों को पहचान लिया और अपना माथा उसकी तरफ किया ताकि किसी तरह से उसको चूम सकें, मगर जैसे ही उन्होंने माथा आगे किया वैसे ही फैसल बिन मुसैद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उनके ऊपर लगातार चला डाली। नतीजा ये हुआ कि एक गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी जबकि दूसरी उनके कान पर लगी। फौरन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर फिर भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और इस तरह से शाह फैसल ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया। नेताओं की इस लिस्ट में अगला शिकार बने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि अगस्त 1975 में ही एक दिन मार्शल लॉ लगाकर वहां के कुछ फौजी प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए और वहां पर घुसकर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके पूरे खानदान को कत्ल कर डाला। मौजूदा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यानी कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना, यही शेख मुजीबुर रहमान के खानदान की दो ऐसी अफराद थीं कि जो इस हादसे में बच सकी थीं। वो इसलिए क्योंकि ये उस वक्त दोनों ही जर्मनी में रह रही थीं। फिलहाल दोस्तों इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने भी हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में अब अगला नंबर आया पाकिस्तान की मशहूर नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का, क्योंकि सबसे पहले तो 1977 में पाकिस्तान की फौज के ही जर्नल यानी कि ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट किया और बाद में उनको जेल भी भिजवा दिया। जेल में भिजवाने के बाद एक कत्ल का उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और वहाँ की अदालत ने भी पूरे पाकिस्तान को हैरान करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई और आखिरकार 1979 में बड़ी बेदर्दी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फिलहाल जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दिए गए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। OIC की होने वाली मीटिंग्स में शामिल होने वाले मिस्र के प्रेसिडेंट यानी कि अनवर सादात को भी 1981 में उस वक्त खुलेआम कत्ल कर दिया गया था जब वो वहाँ के एक स्पेशल दिन पर अपनी फौज और अपने लोगों के साथ खड़े हुए थे। यासिर अरफात को तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, पिछले 40-50 साल के इतिहास में फिलिस्तीन के सबसे मशहूर नेता। वैसे तो इनकी वफात सन 2004 में एक बीमारी की वजह से हुई थी, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सन 2004 से पहले इजराइल की तरफ से यासिर अरफात को कई बार कत्ल करने की कोशिशें की गई थीं, जो हर बार नाकाम साबित होती थीं। फिलहाल दोस्तों अब कई साल गुजर जाने के बाद अचानक से कुछ वक्त पहले ही इस बात का खुलासा हुआ है और कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि सन 2004 में भी यासिर अरफात की जो एक बीमारी की वजह से मौत हुई थी वो दरअसल कोई नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि वो भी इजराइल की तरफ से एक दिए गए जहर की वजह से हुई थी और उस जहर की वजह से ही वो धीरे धीरे उन बीमारियों का शिकार हुए थे जिन बीमारियों ने उनकी जान ले ली थी। बात कर लें अब अगर इस लिस्ट में मौजूद आखिरी मशहूर नेता के बारे में यानी लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि उनके साथ क्या हुआ था ये तो आप में से किसी भी इंसान को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। 1969 में लीबिया की गद्दी पर बैठने वाले मुअम्मर गद्दाफी किसी दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, मगर सन 2011 में गद्दाफी को बागियों ने उस वक्त कत्ल कर दिया था कि जब वो नाटो की तरफ से होने वाली बमबारी से बचने के लिए एक पाइप में छिपे हुए थे। मुअम्मर गद्दाफी को न सिर्फ कत्ल ही किया गया था बल्कि उनकी बॉडी के साथ भी बुरा सलूक किया गया था। दोस्तों OIC की बुनियाद रखने वाले इन सभी मशहूर लीडर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसको तो हम लोग एक इत्तेफाक मान सकते हैं, मगर हाँ इस बात में कोई शक नहीं है कि OIC को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसमें से वो किसी भी मकसद पर खरा नहीं उतरा। ना तो वो फिलिस्तीन की हिफाजत कर सका और न ही किसी दूसरे फील्ड में कोई बड़ा काम करके दिखा सका। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे मैटर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।